हेलो स्टूडेंट्स। एस वी अकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 3 बाह्य आक्रमण और उनका आत्मसाती का। तो उसके दौरान हमने पढ़ा था शक यानी कि सीथियन सीथियन को जो कि मूल रूप से मध्य एशियाई थे, यानी कि मध्य एशिया के निवासी थे और पश्चिमी चीन की यूची जाति ने इनकी मातृभूमि मध्य एशिया से इनको उखाड़ फेंका था और तब से इन्होंने अपना भाग्य भारत की ओर आजमाया था। और उसके दौरान हमने पढ़ा था शक शासक में रुद्रदमन और किस प्रकार से उन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो उसके पश्चात हम पढ़ते हैं शक शासक के अंदर ही उनका साम्राज्य विस्तार, यानी कि उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों का उल्लेख यूँ मिलता है कि उसने अकर यानी कि पूर्वी मालवा, अवंती, पश्चिमी मालवा, अनूप, नर्मदा तट प्रदेश, त्रिवृत, उत्तरी काठियावाड़ व उसकी राजधानी आनंदपुर, सौराष्ट्र, दक्षिणी काठियावाड़, मरु, मारवाड़, कच्छ सिंधु यानी कि निचली सिंधु घाटी का पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी तट का प्रदेश, कुकुर, पश्चिमी मध्य भारत का प्रदेश, निषाद, विंध्याचल, उत्तरी कोंकण और अरावली पर्वतमाला के प्रदेश को जीता था। नासिक अभिलेख के अनुसार विजित प्रदेश गौतमीपुत्र शातकर्णी के थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी भी लिखा गया कई जगह उसको, और शातकर्णी एक ही बात है। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी के थे। अतः निश्चित रूप से ये प्रदेश रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र के किसी वंशज से छीने होंगे। जो भी हो, रुद्रदामन के साम्राज्य में सिंधु, सोवीर, मुल्तान सिंधु नदी के मुहाने तक का प्रदेश, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान और सिंध के प्रदेश सम्मिलित थे। तो यानी कि साम्राज्य विस्तार अगर देखा जाए तो शकों का यानी कि सिथियन का जो पश्चिमी एशियाई मध्य एशियाई थे और भारत में आकर इनका काफ़ी लंबा चौड़ा यानी कि विस्तृत शासन था, साम्राज्य था। अब आगे उनकी शासन व्यवस्था। जूनागढ़ लेख से रुद्रदमन के प्रशासन पर भी प्रकाश पड़ता है। जूनागढ़ लेख से रुद्रदमन के प्रशासन पर भी प्रकाश पड़ता है। उसका विशाल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। उसका जो विशाल साम्राज्य था प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांतों में विभाजित किया हुआ था उसको, जिसका प्रशासन प्रांतीय शासकों के अधीन था।
अधीन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार सौराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर पहलव जातीय सुविशाख द्वारा संपन्न किया गया था। राजा को राजकार्य में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। शासन प्रबंध में परामर्श देने वाले मंत्रियों को सचिव और राज्याज्ञाओं और नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों को कर्म सचिव कहा जाता था। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, यानी कि अमात्य के गुणों का वर्णन, यानी कि मंत्रियों के गुणों का वर्णन सुविशाख की प्रशंसा करते हुए किया गया है। उसकी व्यवस्था एवं कर प्रणाली धर्म पर आधारित थी, यानी कि धर्म आधारित थी। अब है उसका व्यक्तित्व, यानी कि कैसा उसका व्यक्तित्व था उसके बारे में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को स्पष्ट करता है। इस लेख में उसके व्यक्तित्व का जो पक्ष सर्वाधिक उभरा है वह है उसकी जन कल्याण की भावना, यानी कि सबसे मुख्य व्यक्तित्व की भावना थी उसका व्यक्तित्व का मुख्य केंद्र बिंदु था जन कल्याण की भावना, यानी कि जनता के कल्याण का भाव उनका। उसने प्रजा के लिए अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद भी अपने निजी कोष से भारी धन व्यय करके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। उसने बौद्ध के लिए प्रजा से कोई अतिरिक्त या अनुचित कर नहीं लिया। वह उच्च आदर्शों का पालन करने वाला प्रजावत्सल राजा था। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा के प्रति प्रेम की भावना रखने वाला। वह सदैव शरणागत की रक्षा करने वाला और युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध न करने की प्रतिज्ञा लेने वाला दयालु व्यक्ति था। वह सदैव शरणागत की रक्षा करने वाला और युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध न करने की प्रतिज्ञा लेने वाला दयालु व्यक्ति था। उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं, जंगली पशुओं व रोगों से भयमुक्त किया। वह एक कुशल सेनानायक और योद्धा था। वह शस्त्र व शास्त्र दोनों विधाओं में पारंगत था, यानी कि शस्त्र विद्या भी जानता था, अस्त्र शस्त्रों से संबंधित, और शास्त्र यानी कि वेदों वगैरह, यानी कि अन्य जो उसके धर्म से संबंधित ग्रंथ वगैरह उनके बारे में दोनों विद्याओं में पारंगत था, एक्सपर्ट था, यानी कि पूर्ण था। वह संगीत व शास्त्रों का ज्ञाता, संस्कृत व संस्कृति का संरक्षक, काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ, शब्दार्थ यानी कि व्याकरण, न्याय यानी कि तर्कशास्त्र का ज्ञाता तथा हाथी, घोड़े, रथ आदि के संचालन एवं तलवार, ढाल आदि के युद्ध में प्रवीण था। बड़ा ही कुशल था, लायक था, योग्य था। इन गुणों के साथ साथ वह अद्भुत शारीरिक सौंदर्य का स्वामी भी था, यानी कि शारीरिक सौंदर्य का स्वामी भी था, यानी कि वह सुंदर भी बहुत था। उसके सिक्कों से इसकी पुष्टि होती है। निष्कृष्टता रुद्रदमन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का धनी था और अपने स्वतंत्र शासन के बावजूद महाक्षत्रप की उपाधि को उसी प्रकार धारण किए रहा जैसे पुष्यमित्र शुंग सम्राट होते हुए भी सेनापति कहा जाता रहा। उसका
व्यक्तित्व इस बात का भी प्रमाण है कि रुद्रदामन व उसके उत्तरोत्तर यानी कि बाद के शासकों का इस समय तक लगभग भारतीयकरण हो चुका था। रुद्रदामन के उत्तराधिकारी कमज़ोर शासक थे। उसने उत्तराधिकारी के रूप में दामजाद का नाम आता है, उसके उत्तराधिकारी के रूप में दामजाद का नाम आता है। अब आगे ये था उसका व्यक्तित्व रुद्रदामन का। अब है कुषाण। यद्यपि कुषाणों की उत्पत्ति पर इतिहासकार एकमत नहीं हैं, फिर भी इस संबंध में मान्यता है कि मत यह है कि कुषाण पश्चिमी चीन के कानसू प्रांत के रहने वाले यूची जाति से संबंधित थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में हुनों द्वारा इस जनजाति को इनकी मातृभूमि से खदेड़ दिए जाने पर यूची जाति, ये यूची थे, नए स्थान की तलाश में विभिन्न संघर्षों के बाद ऑक्सस नदी घाटी के ताहिया यानी कि बैक्ट्रिया प्रदेश में पहुँचे। ताहिया में उस समय शकों का शासन था। यूची जाति ने शकों को परास्त कर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। यहीं पर रहते हुए यूची 5 शाखाओं में विभक्त हो गए। इन शाखाओं में कुषाण शाखा सर्वाधिक शक्तिशाली थी, और यूची जाति जब 5 शाखाओं में विभक्त हुई तो उन्हीं शाखाओं में कुषाण शाखा जो सर्वाधिक शक्तिशाली थी, उसने शेष चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त करके उन राज्यों पर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इस कारण यूची के स्थान पर कुषाण शब्द का प्रयोग होने लगा, क्योंकि उन्होंने शेष सभी शाखाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुषाण वंश का संस्थापक काजुल कैटफिसिस था, जिसका राज्य बैक्ट्रिया व गांधार प्रदेश था। कुषाण वंश का संस्थापक काजुल कैटफिसिस, जिसका राज्य बैक्ट्रिया व गांधार प्रदेश में था, उसका उत्तराधिकारी विम कटफिस था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार भारतीय प्रदेश मथुरा तक में किया, साथ ही महाराज की उपाधि धारण की। कुषाणों के प्रारंभिक इतिहास पर चीनी इतिहास ग्रंथ बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा भारतीय साहित्य एवं पुरातात्विक सामग्री, मुद्राओं, अभिलेखों, मूर्तियों और खुदाई में प्राप्त प्राचीन स्मारकों से भी कुषाण वंश के इतिहास पर व्यापक व प्रामाणिक जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है। अब आगे है कनिष्क। कुषाण शासकों में था कनिष्क, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, उसके बारे में है, जो 78 से 101 ईस्वी। कनिष्क कुषाण शासकों में, कुषाण राजाओं में सबसे महान था, किंतु उसके
सिंहासनावरोधन, सिंहासनारोहण यानी कि कब वह राजा बना, कब उसने सिंहासन ग्रहण किया, तो उसकी सिंहासनारोहण की तिथि के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार कनिष्क के राज्याभिषेक की, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 ईस्वी मानी गई है, 78 ईस्वी मानी गई है। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। कनिष्क की महानता का अनुमान इस बात से, कनिष्क की महानता का अनुमान इस बात से भली भांति लग जाता है कि उसका साम्राज्य पश्चिम में ऑक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक, उसका साम्राज्य है पश्चिम में ऑक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक, मध्य एशिया में खुरासन से लेकर, ऑक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक मध्य एशिया में खुरासन से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो आगे है कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां, जिनको हम आगामी लेसन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए प्रश्न आपके लिए रहेगा, महान शक शासक रुद्रदामन के व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखो। महान शक शासक रुद्रदामन के व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।